एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर की, जिनका पूरा नाम है फ्रेडरिक विंसलो टेलर। तो इस वीडियो को एंड तक समझने के लिए, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, तभी आपको एक पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी कि उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थी और उन्होंने कहाँ पे लैग किया, मतलब उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस में क्या क्या ड्रॉबैक्स थे। तो आइए अब शुरू करते हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, जो हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमने देखा, वुड्रो विल्सन को हम बोलते हैं फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। द सेम वे वी कॉल एफ.डब्ल्यू. टेलर एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। एक्चुअली द टेलर वाज नॉट द ओरिजिनेटर ऑफ द टर्म साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये वर्ड जो है हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये टेलर ने नहीं दिया था। इस टर्म का यूज़ किसी और ने ही किया था, उनका नाम था लुइस ब्रांडिस। उन्होंने इस टर्म को 1910 में यूज़ किया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, बट इट वाज सिस्टमैटिकली एक्सप्लेन बाय टेलर। इनको हम फादर क्यों बोलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट का, एफ.डब्ल्यू. टेलर को? क्योंकि भले ये टर्म किसी और ने दिया था, पर इसको एक सिस्टमैटिक वे में जो एक्सप्लेन करने का काम किया था, वो किसने किया था? हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। ओके, मिस्टर टेलर डिड दैट वर्क। नाउ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज ऑल्सो नोन एज टेलरिज्म। आपको याद होगा, हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि जो फेयोल ने प्रिंसिपल्स दिए थे, 14 प्रिंसिपल्स, उनमें उन प्रिंसिपल्स को हम बोलते हैं फेयोलिज्म। द सेम वे जो टेलर की कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, उनको हम बोलते हैं टेलरिज्म। टेलर बिगेन हिज करियर एज एन अप्रेंटिस इन ए स्मॉल मशीनरी मेकिंग शॉप। उनका जो करियर की शुरुआत की थी, हम हर वीडियो को कैसे पढ़ते हैं कि हम उनका बैकग्राउंड पढ़ेंगे। बैकग्राउंड से हमें क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग होती है कि उनका काम क्या था, वो क्या काम करते हुए आए थे पास्ट में, जिसकी वजह से उनको ये मोटिवेशन मिली, या एक आइडिया उनके मन में आया कि इस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए, इस सब्जेक्ट में कॉन्ट्रीब्यूशंस देनी चाहिए। तो इसके लिए हमारे को बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बैकग्राउंड समझें उस पर्टिकुलर थिंकर का। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर वॉज वर्किंग एज एन अप्रेंटिस इन अ स्मॉल मशीनरी मेकिंग शॉप। तो उन्होंने बहुत छोटे से शुरुआत की थी, but when he reached to the post of mechanist foreman, he got concerned about the improving methods of working and efficiency in an organization. पर जब वो मैकेनिस्टिक फॉरमैन का काम करते हैं, तो उनको एक आइडिया आता है कि क्यों नहीं वर्क मेथड्स को, जो काम करने के तरीके हैं, उनको इम्प्रूव किया जाए। जैसे कि इवेंचुअली क्या होगा, अगर आप काम करने के तरीके को इम्प्रूव करोगे, तो आपकी जो इकोनॉमी है, जो एफिशिएंसी है वर्कर की, वो इम्प्रूव होगी। He emphasized on planning and standardizing and improving the human efforts. ठीक है, उन्होंने बोला कि प्लानिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल काम है किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में। तो बहुत ज़रूरी है कि प्लानिंग की जाए, स्टैंडर्डाइज किया जाए काम करने के तरीके को, या जो ह्यूमन एफर्ट्स भी लगा रहा है पर उसका हमारे को एक जो आउटपुट आना चाहिए वो आउटपुट नहीं आ पाता है, तो उसके पीछे क्या रीजंस है, किस वे में हम इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो टेलर इन चीज़ों पे काम करना चाह रहे थे। अकॉर्डिंग टू टेलर, मैनेजमेंट इज साइंस। अब देखिए भाई, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत लंबी डिबेट चली है कि इज एडमिनिस्ट्रेशन अ साइंस और एन आर्ट। आपने देखा होगा, वुड्रो विल्सन ने बोला कि इट्स अ प्योर साइंस। फिर कुछ थिंकर्स वहीं आते हैं, कहते हैं कि नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन इज आर्ट। ये इंसान पर डिपेंड करता है, जो मैनेजर है, जिसको एडमिनिस्टर करना है, कि उसके अंदर वो कला है कि नहीं है। तो ये डिबेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत पहले से चली आ रही है कि इज वेदर एडमिनिस्ट्रेशन इज साइंस और इट्स एन आर्ट। तो अकॉर्डिंग टू टेलर, मैनेजमेंट इज प्योर साइंस as it relies on fixed laws, rules and principles which have universal applicability. तो टेलर कहते हैं कि ये साइंस इसलिए है क्योंकि ये फिक्स्ड लॉ पे बनता है। अगर आप लॉ फिक्स कर दो, रूल्स बना दो, कुछ प्रिंसिपल्स बना दो, जैसे नेचुरल साइंसेस के होते हैं, सेम वे मैनेजमेंट भी वो काम कर सकता है। तो आपका काम बहुत स्मूथली चलेगा अगर आप इसको एक साइंस कंसीडर करके स्टडी करते हैं। इसके प्रिंसिपल्स ऐसे आप जनरेट करते हैं कि जैसे नेचुरल साइंसेज में होता है। देखिए, नेचुरल साइंसेज में क्या होता है, एक फोर्स वाला जो सबने ही पढ़ा होगा आई गेस 9th स्टैंडर्ड में, तो कि ग्रेविटी, फोर्स, या सारी चीजें हमने देखी थी, इनर्शिया। तो कुछ उनके प्रिंसिपल्स रखते हैं कि जो बट ऑब्वियस है कि चाहे कैसी भी कंडीशन हो, कुछ भी सिचुएशन हो, उनमें प्रिंसिपल्स वैलिड होंगे, इनकी एक यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है। सेम वे मैनेजमेंट में भी ये डिबेट आया कि अगर हम कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स को जनरेट कर लें, तो वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे मैनेजमेंट में। तो टेलर ने बोला कि इट्स अ साइंस, और इसके अगर, क्योंकि इसके कुछ फिक्स लॉज हो सकते हैं, जैसे नेचुरल साइंसेस के हैं, वैसे हम इसके लॉज जनरेट कर सकते हैं। ही वॉज कंसर्न अबाउट फाइंडिंग वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब। उन्होंने बोला कि किसी भी काम को करने का ना एक बेस्ट वे होता है।
आपके पास हजार तरीके हो सकते हैं, हजार तरीके एज इन मैं समझाऊं तो मान लीजिए आपको किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट करना है, ठीक है, तो उस एडवर्टाइजमेंट में आप उसको ऐड करने के लिए किस किस सोर्सेज का यूज कर सकते हैं। न्यूज़पेपर का ले सकते हैं, प्रिंट मीडिया ले लें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ले लें, या किसी भी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं। पर टेलर ने बोला कि किसी भी काम को बेस्ट, अगर आपको बेस्ट चाहिए उसका, तो एक उसका बेस्ट तरीका होता है, उसके अलावा उस काम को करने का कोई अच्छा वे हो ही नहीं सकता। उससे ज्यादा मतलब उस एक पर्टिकुलर वे के अलावा अगर आप किसी और तरीके से करेंगे तो हो सकता है इतना अच्छा आउटपुट ना आए। Scientific management was actually concerned with application of scientific methods to managerial practices and production processes. अब क्या बोला, साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्या था कि हम एक अप्लाई करते हैं जो भी साइंटिफिक मेथड्स होगा कि मैनेजमेंट को कैसा करना चाहिए, या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। मान लीजिए कहीं भी हमें एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना है कि टेलर ने बोला अगर हम कोई साइंटिफिक मेथड से इसको एक बेस्ट प्रोसीजर निकाल लेते हैं मैनेजमेंट का, ये कार मैन्युफैक्चरिंग का, तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो हमारा बेस्ट आउटपुट होगा। एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि टेलर ने जो ज्यादा फोकस किया था इसमें, मोस्टली फोकस अपॉन दी शॉप फ्लोर, यानी कि जो लोअर लेवल का मैनेजमेंट था उन्होंने इसके ऊपर फोकस किया था कि उनके काम करने के तरीके कैसे होने चाहिए, कैसे हम इवॉल्व कर सकते हैं जिससे कि हमारा एक बेस्ट रिजल्ट, एक बेस्ट आउटपुट निकल के आए। ठीक है, दिस मैनेजमेंट व्यू वाज कंसर्न्ड अबाउट स्पेशलाइजेशन, टेक्निकल कॉम्पिटेंस, प्रेडिक्टेबिलिटी एंड इंप्रूविंग ऑर्गेनाइजेशंस एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। ये जो हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट का वे था कि अगर हम साइंटिफिक वे से मैनेज करते हैं किसी भी काम को, किसी भी ऑफिस को, ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये फोकस करे कि स्पेशलाइजेशन हो उस काम में। स्पेशलाइजेशन एज इन कि एक जो भी इंसान उस काम को कर रहा हो वो उस काम में बेस्ट हो, ठीक है, वो उस काम में बेस्ट हो। ये नहीं कि वो हजार काम कर रहा है पर बेस्ट वो किसी में नहीं है। एक पर्टिकुलर जॉब दो किसी भी इंसान को, पर वो बेस्ट वे में किया जाना चाहिए। टेक्निकल कॉम्पिटेंस है कि नहीं है उस इंसान में। प्रेडिक्टेबिलिटी की अगर मैं इतना इनपुट लगा रही हूँ तो मेरा आउटपुट ये आएगा ही आएगा, ठीक है। इन प्रिंसिपल्स पे ये बेस था, आप समझेंगे इस चीज को कि जो मेरा आउटपुट है, अगर मैं 7 दिन पढ़ रही हूँ तो मेरा पक्का है कि मेरे को 90% मार्क्स आएंगे। तो ये प्रेडिक्टेबल होता था, कोई इसमें अनसर्टेनिटी ना रहे। साइंटिफिक मैनेजमेंट में ये चीज़ों पे फोकस किया गया कि कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को या उसकी इकोनॉमी को। अब देखिए एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो बट ऑब्वियस है कि इवेंचुअली आपकी इकोनॉमी इंक्रीज होगी होगी। Taylor was experimenting in the industrial organization to scientifically find out the one best way of doing a job, and during that experiment, he came to know about a phenomenon known as soldering. अब देखिए जो हमारे फ्योल थे उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए, तो सेम वे टेलर ने भी कुछ प्रिंसिपल्स दिए साइंटिफिक मैनेजमेंट के, पर उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए टेलर ने कुछ टेक्निक भी दी। प्रिंसिपल्स देके नहीं छोड़ दिया कि भाई मैंने ये बोल दिया अब आप ऐसे करते हो तो होगा। नॉट, टेलर कहते हैं कि इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए हम कुछ टेक्निक्स भी उन्होंने डिस्कस की है। तो उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंटल लैब, देखिए अब नेचुरल साइंसेस में क्या होता है, आप 11th-12th में जिन्होंने साइंस पढ़ी होगी या 9th-10th में भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते ही हैं, ओके, प्रैक्टिकल्स। तो आप क्या करते थे, आप लैब में जाते हैं, सपोज करिए केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट है, आप लैब में गए तो आपको पहले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ता है ना उस लैब में जाके। क्लासरूम में जनरली हम नहीं करते हैं एक्सपेरिमेंट्स, तो कोई भी केमिकल आप लैब में जाके यूज करते हैं। सेम वे जो टेलर का था, अब यहाँ पे बोल रहे हैं टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट होगा तो उनको उस तरह से एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे। एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ही तो आप प्रूव करोगे ना कोई चीज की ट्रू है कि फॉल्स है। तो उनकी जो एक्सपेरिमेंटेशन लैब थी वो थी उनकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे वो काम कर रहे थे। वहाँ ही उन्होंने वो सारे प्रिंसिपल्स जनरेट किए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब क्या हो सकता है। तो उन्होंने देखा कि इस एक्सपेरिमेंट के ड्यूरेशन में उन्हें एक प्रोसेस दिखा, ऑब्जर्व किया उन्होंने उनके ऑब्जर्वेशन से कि सोल्डरिंग एक प्रोसेस होता है। अभी सोल्डरिंग है क्या, ये एक वर्कर की टेंडेंसी होती है कि जो आउटपुट है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दे। रेस्ट्रिक्ट एज इन कि जितना आउटपुट आना है उतना ना आने दे, उससे कम कर दे, ठीक है। तो अब ये सोल्डरिंग दो तरह की होती है, नेचुरल और सिस्टमैटिक। देख रहे हैं आप यहाँ पे, नेचुरल और सिस्टमैटिक। Natural soldering is the result of personal factors like to habit to take it lightly, not to overexert. मान लीजिए कोई काम करना है तो वर्कर सोचते हैं कि काम ही तो है, नहीं इतना इम्पोर्टेंट है, इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते उस काम को जो कि उनको देना चाहिए।
तो ये एक रिस्ट्रिक्ट हो गया ना। सपोज करें आपको, अगर आपको कोई गारमेंट इंडस्ट्री है, ठीक है, उसमें उनको 200 कपड़े पर डे बनाने हैं। अगर वो पर डे बनाते हैं तो उनका जो शिपमेंट है वो टाइम पे रेडी हो जाएगा। पर वो नहीं कर रहे ना काम, वो काम जो लेबर है उसका, जो टेलर वाला जो प्रोडक्शन यूनिट है वो उस काम को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है। होता है भाई, हो ही जाएगा, हमारे को एक डेडलाइन से आगे भी डेट मिल जाएगी, तो वो काम को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। तो क्या होता है ऐसे कि जो आउटपुट आना चाहिए, अगर वो प्रोडक्शन यूनिट एक दिन में 200 कोई भी गारमेंट जनरेट कर सकता है तो वो 100 ही कर रहा है, वो नहीं इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है कि होता रहेगा। और दूसरा से हमारा सोल्डरिंग आता है, वो है सिस्टमैटिक सोल्डरिंग। इसमें क्या होता है कि इट इज़ द रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल फैक्टर्स। वर्कर्स प्रैक्टिस दिस टू कीप द सुपरवाइजर्स एक्सपेक्टेशंस लो। इसमें क्या होता है, जो हमारा वर्किंग क्लास है वो कम काम करता है, जितनी उसकी एफिशिएंसी है, उसे पता है कि ये काम इंपॉर्टेंट है, वो इतना काम कर सकता है, इसमें लाइटली नहीं ले रहा, लेकिन वो जान के ही एक दिन में सिर्फ 100 गारमेंट जनरेट करा है। इससे क्या होगा कि जो सुपरवाइजर है उसका, वो सोचेगा कि इंसान इतना ही कर सकता है। 100 मतलब वो पर्टिकुलर यूनिट, वो पर्टिकुलर प्रोडक्शन यूनिट सिर्फ 100 गारमेंट्स को ही जनरेट कर सकती है, तो वो उसकी एक्सपेक्टेशंस हाई नहीं होंगी। तो ये एक सिस्टमैटिक वे बन जाता है। इस सिस्टमैटिक सोल्डरिंग में बोला गया था कि 3 तरह से होते हैं, कि इन्होंने एक ग्रुप बनाया होता है यूनियन टाइप, कि आप नहीं कर सकते इस काम को। अगर कोई करना चाहे तो उसको टीम से अलग करते हैं, जान के उसकी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो Taylor believed economy and efficiency of an organization can only be increased by reducing soldering, and it can be done through scientific techniques. अब टेलर कहते हैं कि जब तक ये आप सोल्डरिंग का जो प्रोसेस, जो प्रैक्टिस वर्कर्स करते हैं, जो वर्किंग क्लास है वो करता है, जब तक इस चीज़ को आप लिमिट ना कर दें, यानी कि रिड्यूस ना कर दें, जिस टेंडेंसी से वो इसको यूज़ कर रहे हैं इसको आप कम नहीं कर दें, तब तक आप इस चीज़ को, तब तक आप एक्सेल नहीं कर सकते, तब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी या इकोनॉमी जो है वो इंक्रीज नहीं होगी। तो इस सोल्डरिंग प्रोसेस को रिड्यूस करने के लिए एफडब्ल्यू टेलर ने कुछ टेक्निक्स दी हैं। और हम देखेंगे कि टेलर्स की जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की कुछ प्रिंसिपल्स निकल के आए, वो 3 अजम्पशंस पे बेस्ड थे। क्या थे वो अजम्पशंस? फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी इम्प्रूव विद एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो काम करने का तरीका है या उसका आउटपुट है, हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई करके। His second assumption was good worker does not initiate actions but accept orders. देखिए, उन्होंने बोला कि जो एक अच्छा वर्कर होगा, एक अच्छा काम करने वाला होगा, वो खुद से कोई एक्शन नहीं लेगा, वो सुनेगा पहले अपने सुपरवाइजर के ऑर्डर को, जो उसके ऑर्डर होंगे उसके अकॉर्डिंग वो उसको फॉलो करेगा। ही डज नॉट इनिशिएट एक्शंस। अब भाई, हेनरी फ्योल से कैसे हमारे टेलर वेरी कर रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उन्होंने बोला था कि हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल में एक प्रिंसिपल क्या था, कि वो अपना काम जो इनिशिएट करे, इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए मैनेजर को। पर यहाँ पे टेलर बोलते हैं कि नहीं, अच्छा वर्कर वही है जो इनिशिएट ना करे बल्कि फॉलो करे। आगे वाली वीडियो में मैं कंपेयर करूंगी एफडब्ल्यू टेलर को और हेनरी फ्योल को, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम खाली इसके अजम्पशंस देख लेते हैं, अभी हम टेलर डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड अजम्पशन था मिस्टर टेलर का, एवरी वर्कर इज एन इकोनॉमिक मैन। इसका क्या मतलब था? टेलर सेड कि हर इंसान जो है मॉनेटरी, अगर आप उसको कुछ मॉनेटरी रिवॉर्ड देते हो उससे वो मोटिवेट होता है। इवेंचुअली हर इंसान को पैसा चाहिए, पैसा देख के वो इंसान मोटिवेट होगा, काम करने के लिए इच्छुक होगा। तो यहाँ पे जो थर्ड कंसिडरेशन थी ये इकोनॉमिक मैन की, ये इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन थी। तो इन चीज़ों को देखेंगे कि ये इकोनॉमिक मैन वाला जो इनका कंसिडरेशन है, इसको बाद में क्रिटिसाइज भी बहुत ज़्यादा किया गया था। खैर वो बात की बात है, अभी आपने देख लिया 3 अजम्पशंस हमारे कौन कौन से हैं। फंक्शनिंग ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी इम्प्रूव विद एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स। गुड वर्कर डज नॉट इनिशिएट एक्शंस बट एक्सेप्ट ऑर्डर्स। एवरी वर्कर इज एन इकोनॉमिक मैन। अब जो टेलर की कंट्रीब्यूशन है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, वो विद इन अ डे या विद इन अ ईयर नहीं आई थी। इनकी बहुत सारी राइटिंग्स थी, इन्होंने बहुत पहले से कुछ चीज़ें लिखी, जिनमें एक थोड़ा थोड़ा जिस्ट हमें दिखता गया कि इनके जो शुरू से ही इनके व्यूज से बेस्ड है साइंटिफिक मैनेजमेंट पे। पर इसमें सबसे अच्छा काम इनका निकल के आया था प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में, जो कि 1911 में दिया था इन्होंने। तो इनकी क्या क्या राइटिंग्स है इसको हम देख लेते हैं एक बार। अ पीस रेट सिस्टम, जो कि इन्होंने लिखा था 1895 में। शॉप मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और इन चारों बुक्स में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हैं क्या, ये कितने प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए।
सबसे पहला प्रिंसिपल था मिस्टर टेलर का दैट एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट इज साइंस एंड नॉट रूल ऑफ थंब। अब ये क्या है? एक तो देखिए, ये तो बट ऑब्वियस है कि अगर हम साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू टेलर साइंस ही होगा, बट नॉट रूल ऑफ थंब। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पहले क्या होता था, मैनेजर्स क्या करते थे कि उनको अगर कोई प्रॉब्लम आई, सपोज करें एक ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन यू आर रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन यू आर मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, देन इट हैपेंस कि आपको टाइम टू टाइम कोई ना कोई डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है जिसमें आपको एक क्रूशियल डिसीजन लेना पड़ता है। अब इन डिसीजंस पे सपोज करें, एक एग्जांपल से समझते हैं हम इसको। कभी एक लेबर स्ट्राइक हो गया, लेबर्स ने काम करने से मना कर दिया, स्ट्राइक पे चले गए, तो उनकी कुछ डिमांड्स थी। तो इस वक्त में मैनेजर्स ने क्या किया, पे जो है लेबर्स का पे इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो इससे वो सेटिस्फाई हो गए, उनकी स्ट्राइक उन्होंने हटा दी, काम करने आ गए। ये एक सॉल्यूशन हो गया। तो रूल ऑफ थंब में क्या होता है कि एक बार अगर स्ट्राइक को रिमूव करने के लिए मैनेजमेंट ने हाइक किया उनका पे, उनके पे को इंक्रीज किया, तो अगली बार हो सकता है जो स्ट्राइक हो रहा हो वो पे के लिए ना हो रहा हो, वो किसी वर्किंग कंडीशंस जो हो वो उनको ठीक ना लगती हो, उसके लिए स्ट्राइक किया है। तो क्या इस सिचुएशन में भी जो हमारी मैनेजमेंट है वो पे हाइक करके उनको काम करने के लिए मना सकती है? नहीं मना सकती। रूल ऑफ थंब नहीं चलता है यहाँ पे। तो पहले क्या होता था साइंटिफिक मैनेजमेंट से पहले, कि जो मैनेजर्स थे वो अपने इंट्यूशंस पे, इंट्यूशंस या जो पास से वो उनके पास के एक्सपीरियंसेस थे कि इस सिचुएशन में कैसे हमें डील करना है, उस बेसिस पे वो काम करते थे। तो माना यहाँ पे टेलर बोलते हैं कि ऐसे हर सिचुएशन में आप नहीं कर सकते, रूल ऑफ थंब हर सिचुएशन में आपका काम नहीं करेगा। द बेस्ट वे इज साइंस। आप साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जनरेट करें जिसके थ्रू आप प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकें। मैनेजर्स को बोला कि आप प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए यू मस्ट हैव सम साइंटिफिकली प्रूवन थिंग्स। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक है, कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड और कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही आएगा। कि उन्होंने बोला कि जो मैनेजर्स हैं, जो मैनेजमेंट है इन द वर्किंग क्लास, शुड कॉपरेट विथ ईच अदर, दे शुड नॉट थिंक अबाउट देमसेल्व्स। कि क्या देखिए, मैनेजर सोचते हैं कि एक आइवरी टावर मेंटालिटी होती है कि वी आर मैनेजर्स, हमें इसको जो लेबर क्लास है, जो वर्किंग क्लास है, हम इसको सिर्फ ऑर्डर देंगे। तो ऐसे मसाया टेलर कहते हैं कि ऐसे काम नहीं चलेगा अगर आप कॉपरेट नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ। वर्कर्स को भी कॉपरेट करना है एम्प्लॉयज़ के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, और एम्प्लॉयज़ को भी कॉपरेट करना है एम्प्लॉयज़ के साथ। तो टेलर said that it's very important in an organization that people are cooperating and they are not thinking about themselves. Individualism doesn't work in an organization. They should work in harmony. The third principle of Taylor was maximum output in place of restricted output. ये क्या प्रोसेस था हमारा, जो सोल्डरिंग अभी हमने डिस्कस किया, कि मैक्सिमम आउटपुट निकल के आए, ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स आप जनरेट करें। जो रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट जो है, जो सोल्डरिंग प्रोसेस आपका प्रैक्टिस किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, इनको हटाने के लिए काम किया जाए। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। टेलर ने इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, जो हमारा लास्ट वाली चीज़ है। टेलर सेड कि इट्स नॉट कि आप किसी को भी हायर कर लें और वो इंसान फिर अपनी कैपेसिटीज़ के हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग अपना काम करे। You should select people scientifically and train them scientifically. It's very important in an organization that people should be selected scientifically. जो उनका सिलेक्शन का, उनको रिक्रूट करने का वे है, दैट शुड बी बेस्ड ऑन सम साइंस, एंड दे शुड बी ट्रेन्ड साइंटिफिकली, कि उनको कैसे काम करना है, इसके लिए भी आपको साइंस को अप्लाई करना है। मेंटल रिवॉल्यूशन, इट्स अ वेरी, लाइक आप बोल सकते हैं इसको कि ये ABC है साइंटिफिक मैनेजमेंट का। पहले आपको समझना पड़ेगा कि मेंटल रिवॉल्यूशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना गया था साइंटिफिक मैनेजमेंट का। टेलर से, अकॉर्डिंग टू टेलर, इट्स एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हाउ इट इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट, कैसे है भाई ये है क्या? पहले मेंटल रिवॉल्यूशन, पहले से पहले कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। लाइक टेलर सेड कि this mental revolution should be on the both sides, from employer sides and from employee sides, कि जो दोनों पार्टीज हैं हमारी, जो मैनेजर्स की है और वर्कर्स की है, दोनों तरफ से मेंटल रिवॉल्यूशन होना चाहिए। अब ये मेंटल रिवॉल्यूशन था क्या? टेलर कहते हैं कि इसमें बहुत ज़रूरी है कि जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो इस चीज़ को समझें कि उनके आपस के झगड़ों में कोई सॉल्यूशन नहीं निकल के आएगा, आपस के डिस्प्यूट्स में कोई सॉल्यूशन नहीं निकल के आएगा। जो वर्किंग क्लास है और जो मैनेजर है, दे शुड कोऑपरेट विथ ईच अदर। कोऑपरेशन से क्या होगा?
कि अगर मैनेजमेंट जो है वर्किंग क्लास को कोऑपरेट करता है तो उनको काम करने में मोटिवेट करता है, उनको ट्रेन करता है कि वो अपनी बेस्ट ऑफ द कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग काम कर पाएँ। तो इससे क्या होगा कि वर्कर्स बेस्ट अपना दे सकेंगे, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी and by increasing the efficiency of the workers, the organization is eventually going to have some increase in their economy. जब देखो आपके वर्कर्स की एफिशिएंसी जो वो आउटपुट दे रहे हैं वो बढ़ गई तो आपकी इकोनॉमी तो बढ़ेगी ना, बट ऑब्वियस है। तो जब इकोनॉमी बढ़ गई है तो टेलर यहाँ कहते हैं कि इकोनॉमी बढ़ने के बाद क्या होगा कि दोनों को ही फायदा होगा। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तो कमाएगी ही, साथ में वर्कर्स की भी पे में उनको हेल्प मिलेगी। अब उनकी पे भी इंक्रीज होगी। अब ये पे कैसे इंक्रीज होगी ये मैं आगे वाली स्लाइड्स में डिस्कस करूंगी, क्योंकि जनरली ऐसा होता था कि उस वक्त में उनको एक फिक्स सैलरी कि इस पोजीशन के लोगों को ये चीज़ मिलेगी, इतनी सैलरी मिलेगी जो इस पोजीशन पे है, ठीक है। तो टेलर ने इस चीज़ से थोड़ा वेरी किया था यहाँ पे, तो उस चीज़ को हम आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे। अभी यहाँ समझते हैं कि मेंटल रिवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना गया है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, और ये मेंटल रिवोल्यूशन शुड बी ऑन द बोथ साइड्स, for workers and for employees. On both sides this should mental revolution should take place. एंड इस मेंटल रिवोल्यूशन था क्या कि अगर मैनेजर्स कॉपरेट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, उनको ट्रेन करते हैं, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने में उनको हेल्प करते हैं, तो इवेंचुअली क्या होगा कि आपका जो एफिशिएंसी है वर्कर्स का वो बढ़ेगा, और एफिशिएंसी बढ़ने से क्या होगा कि आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी, और वो इकोनॉमी आप अच्छे से आपस में दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब हमने बोला कि टेक्निक्स दी थी, ये तो थे प्रिंसिपल्स कि क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए साइंटिफिक मैनेजमेंट के। अब टेक्निक्स क्या हैं, कैसे इनको हमें अप्लाई करना है। So here Taylor said, the very first thing what Taylor talked about is functional foremanship. Unlike Fayol, who was in favor of unity of command, Taylor supported the concept of functional foremanship. Under this, a worker is supervised by 8 functional foremen or specialized supervisors, anything you may call. कि ठीक है, इसमें बोला कि अब देखिए फेयोल ने क्या बोला था, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हर इंडिविजुअल को, हर एम्प्लॉय को के ऊपर सिर्फ एक बॉस होना चाहिए। इसको 4 बॉस से ऑर्डर्स मिलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। पर यहाँ पे टेलर कैसे वेरी करे फेयोल से, टेलर कहते हैं कि एक वर्कर के ऊपर 8 बॉस होने चाहिए, 8 स्पेशलाइज्ड सुपरवाइजर्स होने चाहिए। इनमें से 8 होंगे, 4 रिस्पॉन्सिबल होंगे प्लानिंग के लिए, 4 रिस्पॉन्सिबल होंगे एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। 4 प्लानिंग के लिए, 4 एग्जीक्यूशन के लिए। प्लानिंग में कौन कौन से बॉसेस होंगे, ऑर्डर ऑफ वर्क एंड रूटीन क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, शॉप डिसिप्लिनेरियन। और जो एग्जीक्यूशन के लिए बॉस रिस्पॉन्सिबल होंगे वो होंगे गैंग बॉस, स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर एंड रिपेयर बॉस। तो ये सबसे पहली टेक्निक थी एफ.डब्ल्यू. टेलर की, मिस्टर टेलर की, कि एक इंडिविजुअल के अंडर, एक वर्कर के ऊपर 8 बॉसेस होने चाहिए, 4 प्लानिंग के लिए, 4 एग्जीक्यूशन के लिए। दूसरा जो टेक्निक बोला था टेलर ने कि साइंटिफिक मैनेजमेंट को अप्लाई करने का, वाज मोशन स्टडी। व्हाट इज दिस मोशन स्टडी? टेलर वांटेड टू स्टैंडर्डाइज द वर्क मेथड्स, जो काम करने के तरीके हैं उनको स्टैंडर्डाइज कर दें। ये नहीं कि मन है तो इस तरह कर लिया, मन है तो इस तरह कर दिया, एक तरीका होना चाहिए काम करने का। It required observation of all motions comprised in a particular job and then determination of one best set of motions. To find out the best set of motions, it is needed that due consideration should be given to the tools, equipments, raw materials, hand and body motion and other things. इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि सपोज करें कहीं कार मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसमें क्या होगा, कहीं पे बॉडी जनरेट हो, कहीं पे बॉडी बन रही होगी, कहीं पे इंजन बन रहा होगा, फिर बाद में सब कुछ, कहीं पे पेंटिंग हो रही होगी, बाद में जाके सब चीज़ें असेंबल की जाएंगी, ओके। तो ही सेड कि टेलर सेड कि आपको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि एक बेस्ट सेट ऑफ मोशंस निकालना है। अब सपोज करें कभी पहले हमने बना ली, कार की बॉडी बना ली, कभी हमने कार का इंजन बना लिया, कभी बाद में असेंबल का, या जो भी, कभी कुछ प्रैक्टिस कर लिया। पर है टेलर सेड कि देयर शुड बी अ स्टैंडर्डाइज मोशन। स्टैंडर्डाइज मोशन क्या है कि पहले यही काम होना है, यानी कि पहले इंजन बनना है, फिर उसकी बॉडी बननी है, फिर पेंटिंग वेंटिंग का काम करना है, फिर इवेंचुअली आपको उसको असेंबल करना है। तो ये बेस्ट सेट ऑफ मोशंस निकल के आएगा जिसमें आपको बेस्ट आउटपुट मिलेगा। तो इसके लिए क्या बोला टेलर ने कि बहुत ज़रूरी है कि आप हर चीज़ को कंसिडरेशन दें, जो आपके टूल्स इक्विपमेंट्स हैं या रॉ मटेरियल है या हैंड के मूवमेंट कैसे हो रहे हैं, उन सब चीज़ों को कंसीडर करें। कि इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि आप कहीं
मैकडी वगैरह गए खाने, देखते हैं कोई ऑर्डर ले रहा है, कोई कुक कर रहा है किचन में है, कोई आपको ऑर्डर दे रहा है, कोई कॉल करता है। इस चीज़ से भी समझ सकते हैं कि हर एक को एक-एक काम दिया गया और बेस्ट सेट ऑफ मोशंस की बेस्ट आउटपुट निकल के आए। हर चीज़ को कंसिडरेशन देके हैंड मूवमेंट्स कहाँ पे रिक्वायर्ड है? किचन में जल्दी-जल्दी रिक्वायर्ड है। तो इन चीज़ों को देख के आप एक बेस्ट सेट ऑफ मोशंस निकाल के लाएँ। ये टेलर का बोलना था टेक्निक अप्लाई करने के लिए साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए। फिर टाइम स्टडी to determine the standard time required to do a job. The use of stopwatch is essential for this technique. टेलर सेट कि आपने बेस्ट सेट ऑफ मोशंस निकाल लिए कि इस मोशन को अगर इस काम को हम करेंगे, इसमें बेस्ट सेट ऑफ मोशंस में टेलर ने ये भी बोला एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी स्टेप्स, जो स्टेप्स ज़रूरी नहीं है, जो स्टेप टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, उन स्टेप्स को आप एलिमिनेट करें जो रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ वो काम करें जिससे कि हमारा आउटपुट बेस्ट निकल के आए। अब दूसरा जो टेक्निक बोला टेलर ने, वो बोलते हैं कि टाइम स्टडी, कि एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए कितना टाइम लग रहा है। सपोज करें एक कार को मैन्युफैक्चर करने में इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज टेकिंग 3 to 4 days, सपोज करें 3 days, तो टेलर सेट कि आप स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करें, स्टॉप वॉच को यूज़ करें कि इस टाइम को, इस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए आपको इतना ही टाइम लग रहा है, ना इससे ज़्यादा लगे ना इससे कम लगे, इससे इतने टाइम, एक लिमिटेड टाइम, टाइम फिक्स करने एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए। तो इससे क्या होगा, सोल्डरिंग प्रोसेस रिमूव हो रहा है। कि सोल्डरिंग कैसे रिमूव हो रहा है कि अगर आपको एक दिन में 200 गारमेंट्स जनरेट करने हैं तो 200 करने ही करने हैं। पहले का कपड़ा आ रहा है, फिर सिलाई हो रही है, फिर उस पर एम्ब्रॉयडरी हो रही है, फिर उसकी पैकिंग एंड ऑल सब मोशंस आपने कंसीडर कर लिए, मोशन स्टडी में आ गया। और टाइम स्टडी कि आपको एक दिन में, यानी कि एक दिन में अगर एक प्रोडक्शन यूनिट 8 घंटे काम करती है तो 8 घंटे में जो हमारे 200 ले 8 घंटे में हमारे सपोज करें कि 4 लेबर काम कर रहे हैं तो वो 200 पीसेस को जनरेट कर पा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपको एक प्रेडिक्टेबिलिटी होगी जो कि एम्फसाइज किया गया था साइंटिफिक मैनेजमेंट में। देन इवेंचुअली टेलर सेड दैट देयर शुड बी डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। Here Taylor said that you should pay men and not the job. सॉरी, यू शुड पे जॉब एंड नॉट दी मैन। ठीक है, जॉब को पे करें ना कि आदमी को, कि आप इस पोस्ट पे हैं, पर्टिकुलर पोस्ट को होल्ड करते हैं, सो आपको इतनी सैलरी मिलेगी ही मिलेगी। आपने जितना काम किया आपको उस बेसिस पे जॉब, उस बेसिस पे आपको सैलरी मिलेगी। टेलर सेड वर्कर शुड बी पेड बाय पीस रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड सेट बाय मोशन टाइम एंड स्टडी। ठीक है, आपको उस पर्टिकुलर पीस ऑफ जॉब के लिए, पीस ऑफ जॉब क्या होगा, मान लीजिए कि किसी का काम है कपड़े को स्टिच करने का, तो स्टिचिंग वाले को इतना पर्टिकुलर पैसा मिलेगा स्टिचिंग करने पे। स्टिचिंग जॉब के लिए सपोज करें पर डे का अगर दिया जाता है वर्कर्स को वो है 500, तो 500 मिलेगा। ये नहीं कि आपने काम नहीं किया, ये आपको, आदमी को हम उस पोस्ट को हम पे नहीं कर रहे, हम उस जॉब को पे कर रहे हैं। ओके, उस पर्टिकुलर मैन को हम नहीं पे कर रहे। पीस रेट, स्टिचिंग वाले को 500 पर डे होगा, जो एम्ब्रॉयडरी कर रहा है उसको 400 पर डे होगा, ऐसे ऐसे पीस रेट पे आप डिसाइड करें जो पे होगा। टेलर सेड पे जॉब टू नॉट टू मैन। अकॉर्डिंग टू हिम वर्कर्स शुड बी पेड ऑन द बेसिस ऑफ जॉब दे डू, जो वो काम कर रहे हैं। वर्कर्स आर पेड अ लो पीस रेट अप टू अ स्टैंडर्ड, अ लार्ज बोनस एट द स्टैंडर्ड एंड अ हायर प्राइस अबव स्टैंडर्ड। टेलर सेड कि आप उनको कम पैसा दो जो कि ठीक ठीक, जो स्टैंडर्ड है, एक मिनिमम आपने रखा है उतने तक काम करते हैं। एक अच्छा बोनस दो जिनको, जो अबव द स्टैंडर्ड होके काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे आया एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, एक्सेप्शन प्रिंसिपल। टेलर said managers should be more interested in those workers who do exceptional items. Exceptional item as in suppose this is the standard set by an organization, ये standard है। तो टेलर सेड द मैनेजर शुड नॉट बी कंसीडर्ड अबाउट दिस पॉइंट, कि इस पॉइंट तक किस वर्कर ने काम किया है। दे शुड कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन दिस लेवल एंड ऑन दिस लेवल। अब ये लेवल क्या है, हायर स्टैंडर्ड है, जो अबव द स्टैंडर्ड आपने काम किया, या लोअर स्टैंडर्ड। हायर स्टैंडर्ड के लिए टेलर कहते हैं कि आप वर्कर्स को अच्छा पैसा दो, पे देम हाई। ओके, एंड फॉर लो स्टैंडर्ड देर शुड बी पेनल्टी शुड बी इम्पोज अपॉन देम। अगर वो बिलो द स्टैंडर्ड, जो ये फिक्स स्टैंडर्ड है हमारा, अगर इसके बिलो वो काम कर रहे हैं तो आप उनको कम पैसा दो। अगर वो इस स्टैंडर्ड से अबव पे कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आप उनको हायर पे दो। यानी कि मैनेजर शुड नॉट कंसंट्रेट ऑन द बेसिक्स। अदर टेक्निक्स, अब इन टेक्निक्स के अलावा भी कुछ टेक्निक्स उन्होंने बोले टेलर ने,
कि सबसे पहले तो आप टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, जो मोशन स्टडी आप करेंगे तो मोशन स्टडी करने से पहले आपको निकालना है कि बेस्ट वे ऑफ बेस्ट टूल्स एंड इक्विपमेंट्स क्या हो सकते हैं जो आपके काम को फटाफट से उसकी जो आपके एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए हेल्प करें। तो स्टैंडर्डाइजेशन, द सिलेक्शन ऑफ द टूल्स एंड इक्विपमेंट शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड्स, की साइंटिफिकली आप टूल्स और मेथड्स को, टूल्स और इक्विपमेंट्स को भी सेलेक्ट कर रहे हैं। ओके, कोई भी आपने रैंडमली नहीं चूज कर लिया है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एक्ट्स एंड मूवमेंट्स ऑफ वर्कर्स, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया मोशन स्टडी में। सेटिंग अप सेपरेट प्लानिंग डिपार्टमेंट, ही सेड दैट we have already studied this thing, that Taylor said there should be separation between the planning department and the execution department. So he said, yeah, that a organization should set up a separate planning department. एक separate planning department establish करने से क्या होगा कि आप एक लार्ज पीस ऑफ वर्क को छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं, इससे आपका काम इजी होगा। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में काटें। आपने पूरी एक प्रोडक्शन, एक एग्जांपल से समझते हैं, आपने पूरी एक प्रोडक्शन यूनिट को नहीं कंसीडर करना है कि पूरी प्रोडक्शन यूनिट हमें कपड़ा बना के दे रही है। आपने उस पूरी प्रोडक्शन यूनिट का काम जो है उसको छोटे छोटे हिस्सों में काट लेना है, डिवाइड कर लेना है। एक कोई यूनिट होगा जो कि आपका करेगा स्टिचिंग का काम, एक एम्ब्रॉयडरी का, एक पैकिंग का, एंड इवेंचुअली आपका जो गारमेंट निकल के आना है। मॉडर्न क्लास सिस्टम एंड इंस्ट्रक्शन कार्ड फॉर द वर्कर, these are the other techniques Taylor discussed. And but I've already said that Taylor was criticized on so many parameters. सबसे पहले तो उसको क्रिटिसाइज किया गया कि he was focusing just on the shop floor. अब देखें, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो आप सिर्फ वर्कर्स के उस पर तो नहीं काम कर सकते ना। मैनेजमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप मैनेजमेंट की बात करें तो आप मैनेजर्स के लिए इतना काम वो दे ही नहीं रहे। आप सिर्फ बोल रहे हैं कि उनको एक स्टॉप वॉच से काम करवाओ, मैनेजर्स को उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज करो। अनटिल अनलेस जो उनके ऊपर बॉसेस हैं, उनका जो मैनेजर है, वो अगर काम नहीं करेगा ढंग से, तो कैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो वर्किंग क्लास है वो अच्छे से काम करेगा। टेलर वॉज क्रिटिसाइज फॉर बीइंग अ मैकेनिस्टिक मॉडल। ठीक है, पहले हम एक पॉइंट्स पढ़ लेते हैं इनको, फिर मैं पूरा डिटेल में समझाती हूँ। He was criticized for using stopwatch, criticized by human relations thinkers. The model was opposed by both managers and workers. His model was opposed by trade unions, and his model was opposed by socialists. अभी हम आगे वाली वीडियोस में देखेंगे कि हमारे ये तो हैं जो क्लासिकल थिंकर्स हैं, हमारे सारे क्लासिकल थिंकर्स वो थिंकर्स हैं कि जो बोलते हैं कि एक क्लोज सिस्टम की बात कर रहे हैं कि आप ऐसे 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 प्रिंसिपल्स अप्लाई करो, इन पे आपको काम करना है, इस पे आपको मैनेजमेंट निकल के आएगा। तो हमारे ह्यूमन रिलेशंस थिंकर आते हैं, वो बोलते हैं, जो हमारे बिहेवियरलिस्ट हैं, जैसे ही कि आप ह्यूमन इमोशंस को भी ड्यू कंसिडरेशन शुड बी गिवन एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। तो इन हमारे दो टाइप के थिंकर्स आ गए यहाँ पे। तो ये क्लासिकल थिंकर्स अभी हमने पढ़ा, हेनरी फयोल और टेलर। तो टेलर वॉज क्रिटिसाइज बाय ह्यूमन रिलेशन थिंकर्स। तो ही सेड कि जो ह्यूमन रिलेशन थिंकर्स थे, उन्होंने बोला कि आप इंसान को एक मशीन की तरह काम करवा रहे हो। कैसे मशीन की तरह काम करा रहे हो? आपने टाइम फिक्स कर दिया, आप स्टॉप वॉच यूज कर रहे हो। मशीन थोड़ी है भाई, मशीनों में भी गड़बड़ी होती है कभी। मशीन भी कभी आपका प्रॉपरली काम नहीं कर सकता है, एंड दे आर तो ह्यूमंस, ये तो ह्यूमंस हैं कि उनको तो, बट ऑब्वियस है कुछ ह्यूमन, आपने ह्यूमन फैक्टर्स को क्यों कंसिडरेशन नहीं दे रहे हैं, जो हो सकता है उनकी कुछ और नीड्स हो। ही वॉज क्रिटिसाइज फॉर कॉलिंग हिज वर्कर्स एन इकोनॉमिक मैन। ज़रूरी नहीं है हर इंसान पैसे से मोटिवेट हो। कई बार इंसान को प्रेज करना, उसको उसकी तारीफ करना भी उसको मोटिवेट कर सकता है। हर इंसान के लिए पैसा, जब हम आगे के थिंकर्स पढ़ेंगे तब आपको क्लैरिटी आएगी कि पैसा इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट जितना टेलर ने ओवर एम्फसाइज कर दिया, या यूँ कहें कि अंडर एस्टिमेट किया है एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन को, कि अगर आप उनको पैसा दोगे तो वो काम करेंगे। हर एम्प्लॉय हो सकता है पैसे के लिए काम ना करता हो, उसको कुछ और चीज़ों की भी, उसको प्रेज़ की रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, उसको आप अगर उसको प्रेज़ करोगे तो वो चीज़ उसको मोटिवेट करे, तो आपने अंडर एस्टिमेट कर दिया है एम्प्लॉय की मोटिवेशन को, या ओवर एम्फसाइज किया है पैसे को। स्टॉप वॉच आप इस्तेमाल कर रहे हो, मशीन नहीं है ना, मशीन भी एक स्टॉप वॉच की उस पर कंसीड वो काम नहीं कर सकती, हो सकता है उनमें भी प्रॉब्लम आए। तो हाउ कुड यू एक्सपेक्ट कि ह्यूमन स्टॉप वॉच के थ्रू काम कर लेंगे? कि आप स्टॉप वॉच को, अगर आपको 10 मिनट में काम चाहिए तो 10 मिनट में ही करके देंगे? हो सकता है कुछ फैक्टर्स की वजह से ये काम का जो टाइम है वो वेरी हो जाए। एंड ही वॉज क्रिटिसाइज, ही वॉज अपोज बाय बोथ मैनेजर्स एंड वर्कर्स। वर्कर्स का तो आपको समझ आ गया कि उनको एक इकोनॉमिक मैन बुलाया गया, स्टॉप वॉच को यूज़ किया गया, इसलिए उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया गया।
क्रिटिसाइज किया। अब मैनेजर्स इसको क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? मैनेजर्स से कि आप हमारे को जो हमारा डिसीजन लेने की अथॉरिटी है, मैनेजर्स का क्या क्या काम है? डिसीजन लें। आप उनके इंटेलेक्ट को, जो उनको यूटिलाइज करने की जो डिस्क्रिशन होनी चाहिए, वो आप नहीं दे रहे हैं। आपने पहले फिक्स रूल कर दिए हैं, फिक्स। तो ये कोई साइंस तो मतलब प्रॉपर, अगर आप साइंस लगाएं तो उसके फिक्स नॉर्म्स है, तो हमारी तो वैल्यू कम हो गई ना। अगर हर चीज़ इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग चलेगा, साइंटिफिक बेस में चलेगा, तो हमारी इंपॉर्टेंस कम हो गई। तो इस बेसिस पे उन्होंने, मैनेजर्स ने भी इसको अपोज किया। अब मैंने कहा था कि कैसे पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये ट्रेड यूनियन को समझने से पहले कुछ चीज़ें समझते हैं कि देखें, जब इफ़िशिएंसी बढ़ती है एम्प्लॉयज़ की, तो इवेंचुअली इकॉनमी बढ़ी ऑर्गेनाइजेशन की। इस इकॉनमी को बढ़ने से इन दोनों को ही फ़ायदा है, वर्किंग क्लास को और मैनेजर्स को। तो वर्किंग क्लास क्या बोलता है कि डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम है कि जितना अच्छा आप काम करोगे उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। तो इवेंचुअली क्या करेंगे, वर्कर्स अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे कि उनको अच्छा पैसा मिले। तो जब वर्कर्स को अच्छा पैसा मिलेगा, यहाँ पे मैनेजमेंट भी अच्छा कमा रही है, वर्कर्स को भी अच्छा मिल रहा है, तो यहाँ पे ट्रेड यूनियन का काम जो है, कलेक्टिव बार्गेनिंग का, या उनको जो भी उनकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे कम हो जाती है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी लोगों को। तो ट्रेड यूनियन ने बोला, आप हमारे रोल को हमारे रोल को क्वेश्चन कर रहे हो, हमारा रोल यहाँ पे थोड़ी कम इंपॉर्टेंस ले रहा है। सोशलिस्ट सेज कि आप एक रेपिटेटिव जॉब उनसे करा रहे हो। अगर किसी को आपने स्टिचिंग का काम दिया है गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, तो वो स्टिचिंग का ही अगर काम करता है, तो जो उसके स्किल्स हैं वो डिग्रेड हो रहे हैं, ठीक है। आप उनके स्किल्स को डिग्रेड कर रहे हो, तो ऐसा करने की वजह से आप उनको इनिशिएट नहीं कर रहे हो कि वो डिसीजंस लें। आप बोल रहे हो अपने बॉस के ऑर्डर्स को सुनेंगे, तो इससे क्या होगा, इंसान की जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटीज है उसकी, उसके स्किल्स हैं, वो डिग्रेड कर रहे हो आप। तो टेलर वॉज क्रिटिसाइज ऑन सो मेनी पैरामीटर्स, बट वी कैन नॉट डिनाई कि जो उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए हैं वो बहुत हद तक एप्लीकेबल हैं आज भी। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू।